ये वीडियो का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए शायद बीच में ब्रेक लग गई। हाँ, तो इसका क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बी। विथ रेफरेंस टू इनपुट्स गिवन इन द मामला क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग। कैन द फाइनेंसिंग बैंक क्लेम रेस्टोरेशन ऑफ द प्लेज कोड। देखिए, आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इधर क्या हो रहा था मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसने मामला के प्रोविजंस को डिसओबे किया था ना, मतलब जो टेंटेड मनी से अपना काम कर रहा था, उसने एक्चुअली किया क्या था, उसने कुछ गोल्ड वगैरह स्मगल किए थे। अब उस बंदे ने क्या किया था, वही स्मगल गुड्स से, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो वही स्मगल गुड्स से, गोल्ड से, उसने वही गोल्ड बैंक में जाके प्लेज कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है। कैन द फाइनेंसिंग बैंक क्लेम रिस्टोरेशन ऑफ द प्लेज गोल्ड? नहीं। पता है क्यों नहीं? क्योंकि इस पे जो बैंक मैनेजर था ना, आप केस स्टडी पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी। जो बैंक मैनेजर था वो ये बात उसकी नॉलेज पे थी कि ये जो गोल्ड है ये स्मगल्ड गोल्ड है, और वही स्मगल्ड गोल्ड ये बंदा प्लेज करके पैसे उठा रहा है बैंक से। तो इसका पहले का आंसर होगा कि नहीं, फाइनेंसिंग बैंक जो रेस्टोरेशन ऑफ द प्लेज गोल्ड नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि बैंक मैनेजर के नॉलेज पे ये बात थी। नंबर 2, कैन द स्पेशल कोड रिस्टोर द डायमंड ज्वेलरी टू द सिस्टर ऑफ मिस्टर एच? नहीं, सिस्टर रिलेटिव है उसकी, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर भी नो होगा। तो आपको वही प्रोविज़न एक्सप्लेन करना था 1-2 लाइन में और कंक्लूजन दे देना था, दोनों मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर होगा नो, द स्पेशल कोड कैन नॉट रिस्टोर द डायमंड ज्वेलरी टू द सिस्टर ऑफ मिस्टर एच। 1 का 7 डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू द इनपुट्स गिवन इन पैरा 2 रिलेटिंग टू सरफेस जी, एनालाइज एंड एडवाइज वेदर MNO लिमिटेड वुड सक्सीड इन अप्रोचिंग DRT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ARC? नहीं, मैंने केस स्टडी पढ़ी है, मुझे जो समझ आया कि इसका आंसर भी नेगेटिव है। नहीं जा सकते आप DRT पे, क्योंकि DRT पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास आपको जाने के लिए 13(4) का जो ऑर्डर होता है ना, वो पास होना चाहिए था, लेकिन इधर 13(4) का कोई ऑर्डर ही पास नहीं हुआ। तो जब ऑर्डर ही पास नहीं हुआ तो आप अपील क्या करेंगे? DRTP में क्या लेके जाएंगे? खाली पन्ने? तो इसीलिए इसका आंसर भी नो होगा। चलिए 1-8 पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इनपुट्स गिवन इन द, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ब्रेक में इसकी पूरी केस स्टडी पढ़ ली है, तो मैं अपनी नॉलेज से आपको आंसर बता रहा हूँ। अपने मैट में चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा भी अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। रेस्ट बी अश्योर्ड कि मैं आपको ऑलवेज करेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, या आपको बाकी कोई वीडियो में नहीं, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। 1.8, with reference to the inputs given in para 3 relating to IBC, examine the following. Whether the action of recovery proceedings by a resolution professional against the mortgage property of the promoter guarant। अरे यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो कोई भी कर लेगा, मुझे समझ आ गया है। 5 के 5 4 मार्क्स के क्वेश्चन ना, 2-1-1, ये तीनों इजी हैं। जिसको IBC की थोड़ी भी नॉलेज है, जिसने लूजली भी IBC पढ़ा है, वो उसको कुछ मैट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर 2-2 1.5 लाइन में लिख के आना है, उसको 4 में 4 मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता ही होगा कि प्रमोटर पे हम जो होता है रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग मोरेटोरियम, लेकिन जो प्रमोटर का जो गारंटर होता है उस पर कर सकते हैं। इस पर शायद एक केस लॉ भी होगा। देखिए मुझे क्या क्या होता है, आपको तो होगा कि नहीं होगा, आपको पता होगा, बट मैंने जितना पढ़ा था मुझे लगता है इस पर केस लॉ भी है कि प्रमोटर के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती, बट प्रमोटर का जो गारंटर है उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा येस। आंसर होगा येस, रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वो केस लॉ का नाम दे दिया तो आपके आंसर पे 4 चांद लग सकते थे, बट वही बात है, 2 मार्क्स के लिए आपको 4 चांद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जितना लिखा है 2 लाइन पे, तो अभी भी आपको 2 में 2 मिल जाएंगे। व्हेन डज द मोरेटोरियम पीरियड सीज टू इफेक्ट? 1 मार्क्स यार, हंसी आ रही है। इसके लिए आपको 1 लाइन से आपने ज़्यादा नहीं लिखनी चाहिए यार। 1 लाइन से ज़्यादा लिखी तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ।
12 से 15 वर्ड में आपका आंसर ख़त्म है। द मोरेटोरियम पीरियड सीज टू हैव इफेक्ट व्हेन द लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द कंपनी। फिनिश, डन, हो गया आपका आंसर। 3 पढ़ते हैं क्या है। व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग डिस्पोजिंग ऑफ द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द इफेक्टिव। अरे मोरेटोरियम पीरियड में आप नहीं कर सकते। मोरेटोरियम पीरियड शांति वाला पीरियड है, उस पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल होता है वो अपना ठंडे दिमाग से काम करता है, कंपनी को बचाता है, कंपनी को वापस ज़िंदा करता है। तो उस पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नहीं होती हैं, जो आपकी डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंटरी होती है वो भी नहीं होती है, कोई नया सूट भी नहीं आ सकता है, नया केस भी नहीं जा सकता है कंपनी अगेंस्ट, कोई फ्रेश फाइलिंग ऑफ सूट नहीं हो सकता है। पॉइंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ यार, रिवाइज़ करा रहा हूँ। मान लो मेरी बात थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन समझो बात ये है कि इसका आंसर होगा नो, कि इन्वेंट्री भी डिस्पोज नहीं की जा सकती है, क्योंकि इफ़ेक्टिव पीरियड ऑफ मोरेटोरियम के दौरान ये सब अलाउड नहीं है। ये आप मैट खोलिएगा, आपको ऐसा एक पॉइंट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पढ़ते हैं आपका 1 का 9। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, क्योंकि 4 मार्क्स का तो कुछ तो होगा क्वेश्चन पे, तभी इसका ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है। चलिए पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इनपुट्स गिवन इन पैरा 3 above of IBC, examine the legal provision whether RST is eligible for filing an application under PPRP। हाँ, क्या है, PPRP में डाल सकते हैं। आप पढ़िए, मैंने केस स्टडी पढ़ लिया, डाल सकते हैं। ये तो आप प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के आपको सेक्शन 54 में आप पढ़ेंगे, A, B, उसमें कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस में काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। ये आपके स्टार्टिंग में PPRP मैं आपको खोल के दिखाऊँ, मैट खोल के दिखा रहा हूँ यार, देख लो। मैंने आप लोग के लिए मैट पीछू गाड़ी है, देखिए, स्टिकी नोट्स वाली, ऑब्वियसली स्टूडेंट की है। तो देखिए इधर लिखा है कॉर्पोरेट डेटर्स एलिजिबल फॉर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो इस पे कंडीशंस दिए हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो 2 पेज में दिए हैं ये आप पढ़ लीजिए, बस इसी में आपका सारा 4 मार्क्स का आंसर है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिचुएशंस मिल जाएंगी, और उस दौरान आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो जो इसमें लिखा है केस स्टडी, आप केस स्टडी रीड करिए, उससे आपको ये समझ आएगा कि हाँ, यस, RST Limited is eligible for filing an application under PPIRP because the conditions mentioned in section 454 are under the ambit of one of the provisions contained therein. अच्छा, will your answer differ if RST Limited is classified as NPA? देखिए ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव पॉइंट। तो अगर कोई कंपनी NPA क्लासिफाई कर चुकी है बैंक्स द्वारा, तो वो कंपनी PPIRP पे नहीं जा सकती है। आप खोल के देखिए, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो सेकंड वाला जो पार्ट है इसका आंसर होगा नो, मतलब आंसर येस होगा, येस माय आंसर विल, येस द आंसर विल डिफर, बट RST Limited cannot file an application under PPIRP because it is classified as an NPA। तो सेकंड का आंसर होगा नहीं, वो PPIRP नहीं फाइल कर सकती क्योंकि वो NPA बन चुकी है। तो चलिए लास्ट केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। केस स्टडी नंबर 3, काफ़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी थी, और ये केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। ये केस स्टडी है, मुझे ना, अगर मैं होता ना सबसे पहले ये करता, क्योंकि मुझे रेरा एक्ट मेरा फेवरेट एक्ट है। मुझे एक पॉइंट पता है रेरा एक्ट का। रेरा एक्ट बहुत ही प्यारा एक्ट है यार, वो कोई भी एक्ट से लिंक नहीं है, वो अपना ही चलता है, सिंपल सा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, बड़े पेजेस आपको लगेंगे, काफ़ी पेजेस है, बट इफ़ेक्टिवली अगर आप उसकी समरी निकालोगे ना, तो 3 पेज में उसकी समरी, 2 या 3 पेज में उसकी समरी बन जाती है, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स रिपीटेड हैं और
काफ़ी पॉइंट जो है वो प्रोसीड्यूरल दिया हुआ है एंड में, वो कुछ पढ़ने का होता नहीं है। जो इसका टेक्निकल पोर्शन है बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, अब इसने क्या किया है स्टूडेंट ने, इसने पहले कुछ मार्क किए फिर काट दिए पूरा। आई थिंक इसने इसको केस स्टडी थी, इसने अटैम्प्ट की होगी बट परेशानी हुई होगी। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्या आपका काफ़ी टाइम लग रहा है और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाउ मैनी डेज यूर फिंग एंड फाइट कम्युनिकेशन। अरे इसका आंसर 30 डेज़ है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लीजिए आपका करेक्ट है करोगे। इसका आंसर 30 डेज़ है, करेक्ट मुझे पता है। 3 का 2 on which day the combination of URF and the prospective merger 210 दिन, इसका आंसर 210 दिन। एक सेकेंड रुक जाओ 210 दिन तो है टाइम लिमिट, बट इस केस स्टडी में शायद कुछ प्रपोज़ल मॉडिफाई हुआ था। हाँ दोस्तों, मैंने आपकी केस स्टडी पढ़ ली है ऊपर से। इस केस स्टडी में प्रपोज़ल मॉडिफाई हुआ था, तो आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन का आपको CCI को लेटर देना पड़ता है, नोटिस देनी पड़ती है कि हम अपना मर्जर कर रहे हैं, आपको CCI को बताना पड़ता है। तो उसका जो आपने नोटिस दी होती है उसका रिप्लाई आता है, और फिर उसका जब आपको CCI से जो रिप्लाई मिलता है तब आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इसका ऑब्वियसली टाइम लिमिट तो 210 दिन लिमिटेड की है, लेकिन आप प्रोविज़न पढ़ेंगे तो आपको ये भी लिखा होगा कि द कॉम्बिनेशन इज़ इफ़ेक्टिव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 210 days from the day on which notice is given to CCI or when the approval is made by the CCI of the proposed modification of combination whichever is earlier। तो इधर आप देखेंगे ना, तो इधर 7 अक्टूबर वाली डेट पहले आ रही है, 210 दिन से पहले आ रही है, तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। आप देख लीजिए आपने क्या किया है। अच्छा, मैं अभी जब इसका ये वाला पॉइंट पढ़ रहा था तो मैंने केस स्टडी अच्छे से पढ़ ली है। अब मैं आपको मज़ेदार बात बता रहा हूँ। लोगों ने क्या किया होगा आंसर के इसने करेक्ट किया है यार, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, इसने करेक्ट किया है। देखिए मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा इंटरप्रिटेशन है, मुझे नहीं पता ICI क्या करेगा, बट मुझे ये समझ आ रहा है कि URF इधर जो है और बाकी की जो 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं ये एंटिटी लेवल पे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि इनके बीच में कोई गठबंधन 26% से ज़्यादा होल्डिंग वगैरह मुझे तो समझ नहीं आई है पूरा आपकी केस स्टडी पढ़ के। और इस केस स्टडी पे स्पेशली एक पॉइंट भी दिया हुआ था कि URF की कोई ग्रुप कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था। क्योंकि मैं दिखाता हूँ केस स्टडी, हाँ केस स्टडी के स्टार्टिंग में लिखा है URF जो मेन कंपनी है, जो लिस्टेड एंटिटी है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी ग्रुप कंपनीज़। तो पहला प्रमाण तो ये मेरे को पता चल रहा है कि ये ग्रुप लेवल पे ऑपरेट नहीं हो रही। और बाकी पूरी केस स्टडी मैंने पढ़ी, इससे भी मैंने इंटर रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कि ये तीनों प्राइवेट कंपनीज़ और URF ग्रुप लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए। जॉइंटली वर्ड देख के कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर 8,000 करोड़ या 24,000 करोड़ नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए। अब आपने क्या किया है आप याद करिए, मुझे तो डाउट हो रहा है कि किसी ने राइट किया होगा कि नहीं। बाकी आप याद करिए आपने क्या किया। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 4। द प्रमोटर ऑफ RMB एस्टेट, यार इसके लिए आपको एक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है। इसका आंसर इसने बी करेक्ट लिखा है कि जब कोई प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करवाता है तो 10% की पेनल्टी लगती है। 10% किसकी? कॉस्ट ऑफ दी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो होता है। तो इसका आंसर होगा बी, लायबल टू अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द RMB एस्टेट। परफेक्ट। अब सबसे कंट्रोवर्शियल इस जो क्वेश्चन है
आपके पूरे पेपर का वो ये है 3.5। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन इशू क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रमोटर शेल नॉट एक्सेप्ट मोर देन डैश towards the booking amount of the flats in RMB Heights towards the from employees of URF without first entering into an agreement for sale। अब देखिए बात क्या है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन की केस स्टडी। कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज़ 70 लाख रुपीज़। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब जिन्होंने भी एक्ट पढ़ा है खुद से या यूट्यूब से देखा है या इवन मटेरियल की असिस्टेंस ली है एग्ज़ाम में, उन्होंने सब ने एक लाइन देखी होगी, उधर लिखा होगा कि इफ़ दी promoters are accepting payment towards their real estate project, they cannot accept more than 10% as a booking amount or as an advance payment of the 10% of what, of the cost of project। तो सब देख के आ रहे हैं यार 70 लाख तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट मेंशन किया है 70 लाख रुपीज़, तो इसका 10%, आंसर डी, मज़ा आ गया, 7 लाख रुपीज़। बट मैं आपको बता रहा हूँ रियल एस्टेट पे मेरा थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी डैड वगैरह की हेल्प की है इसमें। रियल एस्टेट के जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जो एडवांस पेमेंट करते हैं, वो आप पता कब करते हैं, जब आपका अग्रीमेंट ऑफ सेल बन जाता है। पहले सबसे पहले तो आपका अग्रीमेंट बनता है, इसको BBA बोलते हैं, बिल्डर बायर अग्रीमेंट। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल समझा रहा हूँ बट सुन लीजिए, आपका फ्यूचर में बेनिफिट ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो अग्रीमेंट बनता है, उस अग्रीमेंट में ऑब्वियसली लिखा रहता है कि ये प्रॉपर्टी इतने रुपए पे बिक रही है, बायर इतने पे ले रहा है। जब वो अग्रीमेंट बन जाता है उसके बाद एडवांस पेमेंट ली जाती है, जो 10% ऑब्वियसली लिमिट है, वो तो पूरे इंडिया को पता है। 10% उसके बाद ली जाती है। लेकिन क्योंकि मटेरियल पे, एक्ट पे, हर जगह लिखा है 10% तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट टेक्निकली आप कभी आप डील करें ना, तो जो उस अग्रीमेंट में जो अमाउंट मेंशन होता है ना, समझ लीजिए अग्रीमेंट हुआ है, आप एक प्रॉपर्टी खरीद ले हैं, कितने की, 1 करोड़ 20 लाख की, तो आपको 10% ही देने पड़ते हैं 120 लाख के, मतलब 1 करोड़ 20 लाख के। भले ही उसका कॉस्ट प्रमोटर का 130 हो, 140 हो, 150 हो, 110 हो, 90 लाख हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो अग्रीमेंट पे जो अमाउंट मेंशन होता है उसका ही 10% आप कलेक्ट कर सकते हैं एज एन एडवांस पेमेंट। तो इसका आंसर पता क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस पे जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोग को 5% डिस्काउंट दिया जा रहा था। अब 5% डिस्काउंट दिया जा रहा था, इसका मतलब ऑब्वियसली जब अग्रीमेंट बना होगा एम्प्लॉयज़ और URF के बीच में, तो उधर ये मेंशन किया गया होगा कि 5% डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट टू द एम्प्लॉयज़ इज़ हाउ मच, 70 लाख minus 5%, that is 3.5 lakh, that is 65 lakhs, सॉरी 66 लाख 50,000, 3.5 का हुआ ना, 10% हो गया आपका 7 लाख, 5% हो गया, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं 3.5 लाख, तो 70 लाख से 3.5 लाख गया, कितना होगा 66 लाख 50,000। तो वो 5% का डिस्काउंट आपको कंसिडर करना था, वो माइनस करने के बाद आपको 10% की जो सीलिंग लिमिट है वो अप्लाई करनी थी। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा सी, 6,65,000 रुपये, क्योंकि हाँ मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ, 70 लाख 5% डिस्काउंट है तो इसका 95% कंसिडर करिए, 6,65,000। इस अमाउंट का 10% आप एज एन एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। यार क्या हो गया यार, 70 लाख इंटू 95, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है, इसका 10%,
6,65,000 का आंसर है। इसका आंसर होगा सी, डी नहीं है, इसका आंसर होगा सी। समझ आया? वेरी गुड। अब डिस्कस करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन। अब देखिए मैं आपको फटाफट इसके आंसर बता दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव वाले की भी। मुझे परफेक्टली इसके आंसर पता है, मैं आपका टाइम ज़्यादा और वेस्ट नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम आपका लग गया है। इसके आंसर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला है इन वॉट मैनर द वैल्यू ऑफ एसिड्स फॉर कॉम्बिनेशन इज़ डिटरमाइंड। मैं आपको मैथ पे ले जाऊँ, मुझे पता है, बट मैं आपको मैथ पे ले जाऊँ। चलिए आपको मैं मैथ पे ले जाता हूँ। तो ये कॉम्पिटिशन एक्ट का था, ये था कॉम्बिनेशन जब बनता है तो कॉम्बिनेशन की जो नेट वैल्यू होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो इधर लिखा है द वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग सो एंड सो। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या लिया जाता है। इस पे आपके सारे एसेट्स वगैरह लिए जाते हैं और ऑब्वियसली आपकी जो डिप्रिसिएशन होती है वो नहीं ली जाती। तो एसेट आपकी कौन सी ली जाती है? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। और जो आपके क्या नहीं आपके इंटैंजिबल एसेट्स इंक्लूड होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूड होते हैं। तो इसका मैं आपको वर्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टर्नओवर। ऑब्वियसली कंसिडर नहीं करना है, वो तो है आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो एसेट्स आपके हो गए 1000, 200, 1200 के आपके टैंजिबल एसेट्स हो गए, 200 का आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। जो एक ही आइटम होता है जो रिड्यूस होता है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स पे। तो 1200 पे 200 आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके नेट एसेट्स हो गए 1000 के। और बाकी आपके इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क इंक्लूडेड होता है, पेटेंट्स इंक्लूडेड होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल एसोसिएटेड विद यूआरएफ ये भी इंक्लूड होगा। तो इन तीनों इंक्लूडेड होगा। इन तीनों की वैल्यू 160, 165, 175, 500 आएगी। उधर 1000 और इधर 500। आंसर आपका आएगा 1500 करोड़ रुपए। अगर 1500 करोड़ रुपए आपका आंसर आया तो आपका आंसर करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आपका ये वाला डिस्कस करते हैं। द पोजीशन ऑफ हायर्स विच वाज शेड्यूल एक्सटेंड हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है अगर प्रमोटर फेल हो जाए पोजीशन देने में तो क्या अकॉर्डिंग टू रेरा तो क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? हो सकता है। अब देखिए इसने कुछ अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको समझ नहीं आया। इसने शायद वो वाला पॉइंट लिख दिया गलती से कि 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, बट ऐसा इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं अगर उसके लिए आपको इसकी अगर अलॉटीज़ उसके लिए राज़ी हों तो आप आराम से कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द सेल। इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर अलॉटीज़ नहीं राज़ी होते तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट इस केस में केस स्टडी आप पढ़ेंगे तो इसमें जो एक्सटेंशन था ये वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 का 9, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अलॉटीज़ व्हेन सम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रमोटर। यार बड़ा इजी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अलॉटी नोटिस करता है तो वो डिफेक्ट उसको प्रमोटर के नोटिस पे लाना पड़ता है विद इन 5 years ऑफ सच पोजेशन। जब से उसको पोजेशन मिल जाए उसके 5 साल के अंदर अंदर एवरी प्रमोटर इज़ लायबल फॉर करेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। बट इसका टाइम पीरियड 5 साल तो फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन, बट कब तक आपको रेक्टिफाई करना है? 30 दिन के अंदर। समझ लीजिए 2019 पे मैंने पोजीशन ली, 2024 तक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मेरे करेक्ट हो जाएंगे प्रमोटर द्वारा। प्रमोटर कब तक ठीक करेगा? 30 दिन तक, जब मैं उसको नोटिस दूंगा कि भाई ये डिफेक्टिव पार्ट्स, ये डिफेक्ट्स मैंने नोटिस किए आपके प्रॉपर्टी पे। तो आपको दोनों टाइम लिमिट मेंशन करनी थी, 5 साल और 30 दिन। 5 साल फ्रॉम द पोजीशन एंड 30 days फ्रॉम द नोटिस। पॉइंट नंबर 2, इफ़ एनी लॉस इज कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड ऑन विच RMB। कुछ नहीं है। देखिए ये भी यार आपको पता होना चाहिए रहेगा अगर आपने पढ़ा है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड हो ना तो उसकी कोई टाइम लिमिटेशन होती ही नहीं है और उसका लॉस प्रमोटर को हमेशा देना पड़ेगा अलॉटी को एज अ कंपनसेशन विद इंटरेस्ट।
विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन, इस पर कोई टाइम बार वाला कंसेप्ट लगता ही नहीं है, तो बस आपको यही लिखना था। 3, एग्जामिन वेदर द फ्लैट ओनर आर एंटाइटल्ड टू गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड। हाँ, विदाउट एनी चेंजेस। देखिए इधर कुछ प्रिंटिंग एरर है, इधर चार्जेस होगा, चेंजेस नहीं हो सकता यार, चार्जेस होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई डिफेक्टिव स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो क्या उसके पैसे अलॉटी को देने पड़ेंगे? नहीं, 5 साल तक मैं बात टाइम पीरियड है फ्रॉम द पोजीशन, अलॉटी नहीं देगा, वो उसके एक्सपेंसेस जो थोड़े मोड़े हैं वो प्रमोटर ही बियर करेगा। तो येस, द फ्लैट ओनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट द डिफेक्ट्स रेक्टिफाइड फ्रॉम द प्रमोटर विदाउट एनी चार्जेस। 3 का 10, हर्षिता वन ऑफ द अलॉटी ऑफ द डिड नॉट टेक पोजीशन। समझ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन पे। देखिए पूरे रेरा एक्ट पे ना, आप रेरा एक्ट पढ़ेंगे तो उधर हमेशा जो ड्यूटीज़ बताई गई है ना, रेरा एक्ट क्यों लाया गया है? प्रमोटर की बैंड बजाने के लिए। तो सारी जो ड्यूटीज़ है प्रमोटर्स की है, रियल एस्टेट एजेंट की है, ठीक है, बट अलॉटी की खाली मेजर जो एक ड्यूटी दी गई है पूरे एक्ट में, मेजर जो ड्यूटी दी गई है एक ही, कि यार तुम पोजीशन ले लेना अपना, बस ये वही वाला पॉइंट की पे आपको चैलेंज किया है इंस्टीट्यूट ने कि हर्षिता एक अलॉटी थी, उसने पोजीशन ही नहीं लिया यार। अब ये तो अलॉटी की गलती है, प्रमोटर की गलती नहीं है, तो इसका आपको टाइम लिमिट बताना था कि कब तक उसको ले लेना चाहिए था। तो इसका आप पढ़ेंगे, 2 महीने का टाइम लिमिट होता है। तो एवरी अलॉटी नीड्स टू टेक द पोजीशन ऑफ द फ्लैट आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट by the promoter and the time limit is 2 months from the date of obtaining OC, that is occupancy certificate। बस आपको यही लिखना था। तो इसका टाइम लिमिट आ जाएगा फरवरी एंड तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपका इको लॉ का पूरा डिस्कशन ख़त्म। 3.11 द कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ फेज़ 1 was similar to the construction plan of phase 2 whether registration with RERA is mandatory for phase 2 and what are the legal। अरे यार ये भी यार सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स का ही हुआ, 3 मार्क्स का। वाह, देखिए मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, अपना मैथ में देख लेना। एवरी प्रोजेक्ट ऑफ अ रियल एस्टेट प्रमोटर नीड्स सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ये आपको पता होगा। ऑब्वियसली आप 500 स्क्वायर मीटर्स, 8 की कोई लिमिट है, अगर किसी ने पढ़ा होगा उसको पता होगा, बट वो पॉइंट इसमें नहीं आता, ये सिंपल फेजेस पे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये कि हर क्वेश्चन से पहले आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि हर प्रोजेक्ट पे रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि एवरी प्रोजेक्ट इज़ ट्रीटेड एज एवरी प्रोजेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रमोटर इज ट्रीटेड एज सेपरेट दिस थिंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑल टुगेदर। तो हर प्रोजेक्ट का आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, लेकिन विद इन अ प्रोजेक्ट अगर डिफरेंट फेजेस हो तो क्या उसका भी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता होगा M3 बहुत बड़ी बिल्डर है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के, वो फेजेस पे ही बनाते हैं अपने सारे प्रोजेक्ट। 2019 में उन्होंने कुछ अपना प्रोजेक्ट लाया, स्काई लॉन्चर्स प्रोजेक्ट का नाम है। अब उसका फेज़ वो आज तक बनता जा रहा है, उसका अभी शायद 4th या 5th फेज़ बन रहा है। एक फ़ेज़ पे उन्होंने मिनिमम 1.5 साल उन्होंने काम किया है। तो क्या सब फेजेस पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है? ऑब्वियसली येस, बस आपको यही लिखना था, येस रजिस्ट्रेशन विद रेरा अथॉरिटी इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी फेजेस। आपको एक आईडीटी का पॉइंट दे रहा हूँ, आपको लिंक होगा, कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे ही आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। आपको पता होगा आईडीटी में जो रजिस्ट्रेशन लेता है सप्लायर, वो स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन होती है। मतलब कोई सप्लायर दिल्ली से सप्लाई कर रहा है, वेस्ट बंगाल से सप्लाई कर रहा है, पंजाब से सप्लाई कर रहा है, तमिलनाडु से सप्लाई कर रहा है, तो उसको वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब चारों के रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉस इज़ गिवन स्टेट वाइज। बस वही कंसेप्ट इधर, वैसे कोई रिलेशन नहीं है, बस आपकी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए बोल रहा हूँ। इधर भी रेरा में भी फेज़ वाइज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। आपके अगर 12 फेजेस चल रहे हैं तो 12 के 12 आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे। तो विद दिस
I complete your entire discussion of eco law papers. All the very best my dear friends. Hope आपका रिजल्ट अच्छा रहा है. Thank you very much.